वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमने पिछली क्लासेज में बात की थी प्रकाश रसायन के नियम की, जिसमें हमने दो नियम पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो ग्रोथस ड्रॉपर का नियम और एक पढ़ा था स्टार्क आइंस्टीन नियम। देखो, जब मैंने स्टार्क आइंस्टीन नियम बताया था तो वहाँ पे एक बात बताई थी मैंने आपको, अगर याद हो। मैंने आपको बताया था कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। एक अणु एक ही फोटोन का अवशोषण करेगा और उसके बाद क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एक अणु या एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का अवशोषण करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर फोटोन और अणु का जो अनुपात था वो क्या था? 1:1। क्या था बच्चा? 1:1। ठीक है, अब देखो, ये जो 1:1 था हमने मान लिया सही है, हमने वहां मान लिया सही है। लेकिन एक बार आप अपने दिमाग में हथौड़ा मार के देखिए, थोड़ा सा हथौड़ा मार के देखिए। मैंने आपको जब ये नियम बताए थे तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या? मैंने आपको बताया था ये नियम ना तो पूरी तरीके से सत्य है और ना ही पूरी तरीके से असत्य है। ना तो पूरी तरीके से सही है और ना ही पूरी तरीके से गलत है। अब आप कहोगे सर इसमें गलत क्या है? देखो बच्चा, यहां पर ये वाली बात हमने की, ठीक है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा, जब हमने प्रयोगों से देखा, तो वहां हमने क्या देखा? वहां हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि जो एक फोटोन है वो दो अणुओं को भी सक्रिय कर देता है। ठीक है, नियम में तो हमने क्या पढ़ा था कि एक फोटोन एक अणु को सक्रिय करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक फोटोन दो अणुओं को भी सक्रिय कर देता है। या फिर ऐसा होता है कि एक फोटोन एक अणु को भी सक्रिय नहीं कर पाता है। एक अणु को भी सक्रिय नहीं कर पाता है, एक्टिव नहीं कर पाता है। ठीक है, अब उसके पीछे क्या रीजन है उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक फोटोन दो अणुओं को भी सक्रिय कर रहा है या फिर एक अणु को भी नहीं कर पा रहा? तो इन सब बातों को समझने के लिए, यानी कि फोटोन और अणुओं के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, जो कभी एक अणु को भी सक्रिय कर देता है, कभी दो को भी कर देता है और कभी करता ही नहीं है। ऐसा कौन सा संबंध है, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है, इसको दर्शाने के लिए हमने एक नई परिभाषा दी, एक नया पद दिया। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड। ठीक है बच्चा, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या नाम दे दिया? क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड नाम दे दिया। अब ये क्या होती है? देखो, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की, मेरा स्टेटमेंट देखना, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि, अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि, ठीक है, क्वांटम लब्धि क्या होती है? क्वांटम लब्धि क्या होती है? क्वांटम लब्धि एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या या क्रियाकारक की संख्या, करने वाले अणुओं की संख्या तथा अवशोषित होने वाले फोटोन का अनुपात होती है। अवशोषित होने वाले
फोटोन का अनुपात होती है, फोटोन का रेशियो होती है। ठीक है, क्वांटम लब्धि, क्वांटम लब्धि देखो, क्वांटम लब्धि को हम किससे दर्शा रहे हैं? क्वांटम लब्धि को हम किससे दर्शा रहे हैं बच्चा? फाई से। ठीक है, किससे दर्शा रहे हैं बच्चा? फाई से। ठीक है, क्वांटम लब्धि क्या होती है? एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या। एक इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या। ठीक है बच्चा पार्टी, बटा अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या। ठीक है, अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या, अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या। ठीक है, क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या या क्रिया कारक के अणुओं की संख्या, इसका मतलब क्या है? जो अणु उत्पाद में बदल रहे हैं, जो अणु प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और अपॉन में अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या, कितने फोटोन हमारे पास एब्जॉर्ब हुए हैं, अवशोषित हुए हैं, उनका जो अनुपात है वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्वांटम लब्धि कहलाता है, फाई कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है। या इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर, इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, हालांकि यही फॉर्मूला है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, और फोटोन की संख्या के लिए जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसी समय अवशोषित होने वाले, इसको हम आइंस्टीन भी नाम दे देते हैं, अवशोषित होने वाले आइंस्टीनों की संख्या। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आपको आइंस्टीन भी लिखा मिल जाएगा किसी किसी जगह पे, तो फोटोन की जगह हम आइंस्टीनों की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उस समय में अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या। उसी समय में, है ना, ऐसे नहीं आपने पूरा टाइम लगा लिया, उसी समय में अवशोषित फोटोन की संख्या। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अपॉन, अपॉन क्या? अवशोषित होने वाले फोटोन की जगह हम लिख सकते हैं अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। ऊर्जा भी क्या है? फोटोन ही है। ऊर्जा भी क्या है? फोटोन ही है। फोटोन के जो कण होते हैं वो ऊर्जा के पैकेट ही तो होते हैं। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे ऊर्जा लिख दो, तो ये कोई सा भी फॉर्मूला हम दिखा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम लब्धि बोलते हैं या क्वांटम यील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वांटम यील्ड बोलते हैं। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? क्वांटम यील्ड की बात हो गई। इसको मैं मिटा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब देखो आगे यहाँ पे बात आती है, इसको हम किससे दिखा रहे हैं? फाई से। ठीक है, जब फाई का मान 1 है, जब फाई का मान 1 है, ठीक है, फाई का मान 1 होने का मतलब क्या है? ठीक है, जब फाई का मान 1 है तो इसका मतलब क्या है? एक फोटोन बराबर एक अणु, एक फोटोन बराबर एक अणु। ठीक है, जब भी फाई का मान 1 है तो इसका मतलब क्या है? एक फोटोन
एक अणु को सक्रिय कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक अणु के द्वारा एक फोटोन को अवशोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और एक बात और, जब एक फोटोन के अवशोषण से, जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 अणु सक्रिय हो रहे हैं, 2 या 3 अणु एक्टिव हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, तो ठीक है, जब एक अणु के अवशोषण से, जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 अणु सक्रिय हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, फाई का मान ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में फाई का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। फाई विल बी ग्रेटर देन 1, फाई 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यहां फाई बराबर 1 था, यहां फाई बराबर 1। ठीक है, और लास्ट में, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक फोटोन 2 या 3 अणुओं को सक्रिय कर सकता है। यानी कि क्वांटम दक्षता का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्वांटम दक्षता का मान क्या होता है, उच्च होता है। दक्षता का मान उच्च होता है। वैसे देखो, मैंने ये पूरा का पूरा टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना, वापस से पढ़ा रहा हूँ। ये यूनिट मैं कंप्लीट पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहले वाले लेक्चर इतने ज़्यादा क्लियर थे नहीं, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी थी नहीं। तो अब आप देख सकते हो क्वालिटी। और हाँ, अगर आगे इससे अच्छी और क्वालिटी अगर मिलती है मुझे, है ना, इससे अच्छा कैमरा मिलता है, तो इन क्लासों को वापस से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन तब तक तो यही चलेगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, राइटिंग मेरी ऐसी रहेगी हमेशा, चाहे भैया आप देखो चाहे मत देखो, चाहे कोई भला माने चाहे कोई बुरा माने, भैया मेरी राइटिंग तो ऐसी है। और मैं राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। अगर किसी साइंस वाले की राइटिंग अगर अच्छी है तो समझ लीजिए उसने कभी साइंस पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने राइटिंग पे ध्यान दिया, हैंड राइटिंग पे। और देखो, साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, हैंड राइटिंग ख़राब है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग तेज चलता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, यूट्यूब पे भी देखा था, कि जिसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा ख़राब होती है वो दिमाग उसका तेज चलता है। मेरा तो चलता ही नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी दिमाग चलता ही नहीं है, पहले ही बता दूं, आपको पता है मेरा दिमाग तो सिर्फ थोड़ा बहुत चलता है, इतना सा चलता है, इतू सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं चलता। मैं तो औरों की बात बता रहा हूँ जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। साइकोलॉजी कहती है कि उनका जो दिमाग है ना, उनके हाथ से मैच नहीं कर पाता, उनके हाथ से मैच नहीं कर पाता। उनका दिमाग तो जल्दी जल्दी सोचता है और उनका हाथ क्या है, धीरे धीरे लिखता है, तो इस चक्कर में राइटिंग क्या है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, उनका हाथ और जो दिमाग है वो मैच नहीं कर पाता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं नहीं हूँ, है ना, मेरे में टैलेंट वैलेंट नहीं है, बस पढ़ा रहा हूँ, काम चलाओ। आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मज़े ले रहे हो, बस, है ना, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ मैं, है ना, मज़े लेने आता हूँ मैं तो। कोई बात नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ आपका, अपना भी मेरा भी, है ना, हो रहा है ना टाइम पास, मज़ा आ रहा है। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम पास और कर लेते हैं हम, है ना, इसको पूरा कर लेते हैं। जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 अणु सक्रिय हो रहे हैं तो फाई क्या होगा, फाई का मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब एक फोटोन के अवशोषण से, एक फोटोन के अवशोषण से 1 से कम अणु सक्रिय हो रहे हैं, 1 से कम अणु सक्रिय हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी।
ठीक है, तो क्वांटम दक्षता का मान क्या होता है? क्वांटम दक्षता का मान निम्न होता है, का मान निम्न होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वांटम दक्षता के बारे में बता दिया। क्या होता है? जो क्रियाकारक के अणु होते हैं उनकी संख्या और अवशोषित होने वाली फोटोन की संख्या का अनुपात। देखो मोस्ट टॉपिक है, ये भी मोस्ट टॉपिक है, आता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अगर एक फोटोन से एक अणु अवशोषित होता है तो फाई बराबर 1 होगा। अगर एक फोटोन से एक से ज़्यादा अणु अवशोषित होते हैं, 2 या 3 अणु भी हो सकते हैं, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। और अगर एक फोटोन से एक अणु भी अवशोषित नहीं हो पा रहा, 1 से कम अणु हो रहे हैं, तो फाई की वैल्यू क्या होती है? 1 से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम दक्षता, क्वांटम यील्ड का मान क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास? क्वांटम दक्षता की बात हो गई। ठीक है, थोड़ी सी बात और करते हैं। अब देखो क्वांटम दक्षता का मान उच्च क्यों होता है, क्वांटम दक्षता का मान निम्न क्यों होता है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जब हमारे पास क्वांटम दक्षता कम हो जाती है? ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हमारे पास क्वांटम दक्षता ज़्यादा हो जाती है? आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण एक फोटोन के द्वारा 2 या 3 अणु भी सक्रिय किए जा रहे हैं? और क्या कारण रहते हैं जब एक फोटोन के द्वारा एक अणु भी अवशोषित नहीं किए जा रहा? ठीक है, तो ऐसे कौन से कारण हैं? इन सब बातों के बारे में हमको चर्चा करनी है, लेकिन इन सब बातों के जवाब, इन सब बातों के आंसर आपको मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।